एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली, चाल चलित चेहरा की बात करने वाली, सुचिता की बात करने वाली, राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी की लड़ाई इस कदर चरम पर पहुंच जाएगी। अप्रत्याशित जो घटनाएं होती हुई जा रही है, इन तमाम घटनाओं को हम टटोलने की कोशिश करते हैं और इस लड़ाई का असर एनडीए गठबंधन में किस तरह होता हुआ दिखता है, आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, किसी ने सोचा नहीं था कोई राष्ट्रवाद की बात करने वाली और कैडर पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस कदर चरम पर पहुंच जाएगी। यानी दिल्ली से लेकर जब जिले तक इनके संगठन में लड़ाई पसर जाए और संभालने से भी जब संभलता हुआ नजर नहीं आए, जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी तमाम प्रयास करते हुए विफल साबित होते हुए नजर आए, तो कहा क्या जाएगा और समझते चले जाइए। जी हाँ, वर्तमान की घटनाओं को यदि आप टटोलते चले जाइएगा तो सबसे पहले आपको याद करना होगा 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम को। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी सकते में जरूर डाल दिया और तमाम प्रयास के बावजूद भी अंदर की लड़ाई खुलकर सामने आती भी दिखती है। और तमाम तरह के प्रयास जिस तरह से दिल्ली के दरबार में एक फैसले हो जाते थे और वो पूरी तरह से जिला इकाई तक पहुंच जाता था, यानी भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े नेताओं में ये हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती है कि गुजरात लॉबी के किसी बात को काट दे, चाहे वो दिल्ली के दरबार में बैठे वाले दिग्गज ही क्यों ना हो। तो गुजरात लॉबी जिस तरह से हनक के साथ 10 साल तक सत्ता चलाई, क्या वह कमजोर पड़ती हुई दिखती है? तभी तो लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे सेफ बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो डेंट हुआ, और किसी ने तो आशा बिल्कुल नहीं किया था कि किसी न किसी तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह के झटके लग जाएंगे, लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा। 400 पार नारे की हवा तो निकले ही। उत्तर प्रदेश जो मजबूत किला समझा जाता था गुजरात के बाद, उसमें जिस तरह से गुजरात के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जमीन दरक गई, तो समझते चले जाइए। और झगड़े की शुरुआत वहीं से होता हुआ दिखा। यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ने का जो खेल चला, तो उत्तर प्रदेश को इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से योगी जी और अमित शाह के बीच जो राजनीतिक गलियारों पे जिस तरह से झगड़े की बात सामने आती जाती है, तो समझते चले जाइए। तो उस वक्त में भी यही हुआ यूं कि ये ठिकरा योगी के माथे फोड़ने की कोशिश दिल्ली के दरबार से हुई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी उसका असर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, जबकि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की इकाई है वो ये कहते हुए नजर आई कि पूरी तरह से जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए तो हार का ठिकरा राज्य के पर कैसे फोड़ा जाएगा, योगी जी पर कैसे फोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि समीक्षा होगी, लेकिन समीक्षा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है। आज बात फिर इसलिए भी चली क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से गर्माहट देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे किसी की गारंटी नहीं है। कब क्या फैसले लेंगे, क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार चले जाएंगे या फिर वह एनडीए में बने रहेंगे। तमाम अटकलों के बीच जिस तरह से राजनीतिक तापमान 2024 के दिसंबर में नजर आने लगा और जो कुछ नजर आया उसको जब टटोल लीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि इस वक्त में नीतीश कुमार की जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ सामान्य बिल्कुल नहीं है। और अनकरीब बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव के बाद तमाम तरह के तौल मोल तो जरूर होते हैं और इसी तौल मोल को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और कुछ दिन पहले जिस तरह से चिराग पासवान के अति करीब रहने वाले उल्लास पांडे की हैं जो छापे पड़ गए, तो एक मैसेज तो चिराग पासवान को भी था और वही मैसेज नीतीश कुमार को भी देने की कोशिश हुई, एकनाथ शिंदे को भी कोशिश हुई
और चंद्रबाबू नायडू का भी कोशिश हुई, यानी एक पंथ का एक काज करने की कोशिश तो वर्तमान की सरकार ने जरूर करते हुए दिखाई। लेकिन इसके इतर जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना होते हुए दिखे तो समझते चले जाइए। उत्तर प्रदेश की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट मंत्री को ही अपने एसटीएफ से डर लगने लगा। जी हाँ, एसटीएफ से डर लगने लगा, यानी एक कैबिनेट मंत्री जो उत्तर प्रदेश का है उसको अपने ही एसटीएफ से डर लगने लगेगा। तो डबल इंजन सरकार के मायने क्या है? मणिपुर को छोड़ दीजिए, जिस तरह डबल इंजन की बात पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी सभा में और नजर आती है और ऐसे भी कहते हुए नजर आती है। मणिपुर का बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार वहां भी है कि वहां के मंत्री डर जरूर जाते हैं, उनके घर सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का घर भी अगर वहां सुरक्षित नहीं हो तो आज उस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि कहा जा रहा है कि वहां विधि व्यवस्था गड़बड़ा गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और योगी हो, यानी मोदी जी के बाद योगी जी का नारा लगाने वाले, और योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात होगी क्राइम को लेकर। लेकिन जब उनके केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल को डर लगने लगा एसटीएफ को लेकर और उन्होंने अपने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी तो राजनीतिक गलियारों पे एक चर्चा जरूर बन गया। एक पोस्ट को देख लीजिए, वो स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं, किस तरह से अपनी वेदना को पूरी तरह से व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। स्क्रीन पर आप देखते चले जाइए और समझते चले जाइएगा। अब आशीष पटेल को भी आप टटोल लीजिए। आशीष पटेल सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का नहीं है, उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, यानी मोदी जी के मंत्री का कैबिनेट मिनिस्टर की पति भी यदि अब एसटीएफ से डरने लगे तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के झगड़े कहां तक पहुंच गए। वो खुली बात तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन उनका इशारा योगी जी की तरफ जरूर है। जी हाँ, तो वो जो बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश जरूर हो रही है। जी हाँ, राजनीतिक चरित्र हनन, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आशीष पटेल नजर आते हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी लड़ाई सामाजिक जंग यदि मैं हारता हूं या कोई षड्यंत्र का शिकार होता हूं या कोई तरह की परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की एसटीएफ होगी। जी हाँ, तो उसी बात से अंदाजा लगाते चले जाइए कि जिस सरकार ने पूरी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक प्रवृत्ति चालू कर दी, बुलडोजर बाबा का नाम से फेमस है, उनकी पुलिस इनकाउंटर करते हुए नजर आती है, लेकिन उनके ही केंद्रीय मंत्री को अपने एसटीएफ से डरने की आवश्यकता क्यों हुई? आज उसको भी टटोल लीजिए। जिस तरह से पल्लवी पटेल जो अपना दल का एक अलग विंग चलाती है, उन्होंने जिस तरह से इन बातों को विधानसभा में उठाए, वो कहते नजर आए कि एक भर्ती घोटाला हुआ है और ये घोटाला करने वाला प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा हो तो समझते चले जाइए, क्योंकि वहीं तो आशीष पटेल मंत्री हैं। जी हाँ, और वो पल्लवी पटेल यह आरोप लगाते हुए नजर आती है कि पुरानी भर्ती के तहत भर्ती कर लिया गया, जबकि नई नियमावली सेवा जो यह कहती है उसके इतर होकर पुरानी सेवा पद्धति के द्वारा यदि भर्ती हो जाएगा तो घोटाला तो जरूर हुआ। और इसी बात को लेकर पूरी तरह से आशीष पटेल सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, यानी वो जो बात कहते हुए नजर आते हैं इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं कि उसकी राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। और वो ये भी कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए, वो ये भी कहते हैं कि यदि उनकी राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश हो रही है तो मैं चाहता हूं कि योगी सरकार इसकी जांच कराए, पूरी तरह से जांच करा ले, सीबीआई से जांच करा ले कि उन्होंने कोई घोटाला किया है कि नहीं किया है। वो यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि जिस घोटाले की बात किया जा रहा है वो तो उत्तर प्रदेश का तेज तर्रार ईमानदार आईएएस ऑफिसर एम देवराज के द्वारा किया गया है। तो फिर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्या एम देवराज के जो भर्ती प्रक्रिया को सवाल को के दायरे में लाया जा रहा है, जबकि उच्च स्तरीय जांच के बाद यह भर्ती किया गया है? तो समझते चले जाइए
किस तरह के आरोप प्रत्यारोप जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लगाते हुए नजर आते हैं। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि योगी सरकार चाहेगी, यदि योगी सरकार चाहेगी तो सीबीआई से जांच मेरी भी करा ले और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री है उनके भी आय और व्यय का पूरी तरह से जांच करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उनके सांसद और विधानसभा परिषद बनने के बाद जो भी संपत्ति अर्जित की है उसकी जांच इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा हो जानी चाहिए। वो कहते हुए नजर आती कि मैंने कोई घोटाला बिल्कुल नहीं किया। तो आप इसे कहिएगा क्या? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लड़ाई का हिस्सा नहीं है कि एक कैबिनेट मंत्री को एक पोस्ट में यानी खुलेआम अपनी बातों को रखते हुए नजर आने लगे, अपनी बातों को कहते हुए पूरी तरह से इत्मीनान नजर आए, तो समझते चले जाइए कि लड़ाई किस कदर फैली हुई है। आप देख लीजिएगा कि चिराग पासवान तो एनडीए का घटक दल है, उनके यहाँ भी जब ईडी के छापे, उनके खास लोगों के यहाँ जब ईडी के छापे पड़ जाए तो समझते चले जाइए कि किस तरह दिल्ली का दरबार अपनी राजनीति को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तो समझते चले जाइए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब एनडीए की लड़ाई में तब्दील होते हुए दिखता है, क्योंकि जहां कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल अपने ही स्टेज पर सवाल खड़ा करते हैं और अपने ही गठबंधन के लोग जब नीतीश कुमार के फैसले पर इतर होकर अपनी राजनीति को देखने की कोशिश करते हैं, यानी नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एनडीए गठबंधन के ही और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल लगातार जारी जरूर है। सब कुछ इशारा साफ करते हुए नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के झगड़े तो बहुत हो गए। नितिन गडकरी को टटोल लीजिएगा तो समझते चले जाइए कि नितिन गडकरी लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे वर्तमान की सरकार आसानी तो जरूर हो जाती है, कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं है। उनकी पार्टी का नेता गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनकी पार्टी का आडवाणी की तबीयत खराब है, उनको देखने बिल्कुल नहीं जाते। तो समझते चले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कहां पहुंच गई। आरएसएस के मोहन भागवत अगर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने को लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो साधु संतों की बड़ी फौज उस पर प्रहार करते हुए नजर आती है। कहा जाता है ये सारे लोग, और जो लोग प्रहार कर रहे हैं मोहन भागवत पर, तो वो लोग सारे मोदी जी के अति करीब जरूर बताए जाते हैं, यानी अमित शाह के करीब जरूर बताए जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि तमाम मुद्दे इस और इशारा जरूर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अभी रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। कोई शख्सियत बिल्कुल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को खत्म कर दे। जनता पार्टी और आरएसएस की लड़ाई भी अब चरम पर पहुंचती हुई दिखती है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।